स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था तो दो पार्ट में। हमने सबसे पहले पार्ट में पूरे डाइजेस्टिव कितने भाग होते हैं पूरा पढ़ लिया था उसके बारे में। फिर दांत पढ़ा था, दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तब कितनी होती है और एडल्ट होते हैं तब कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पीछे की वीडियोज़ आके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, ताकि जो पाचन है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से आप समझ सकें। देखिए, पूरा अगर हम स्टार्ट से पढ़ेंगे तभी हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे मतलब मुंह से पाचन करते करते हमने स्टमक में भी पाचन देख लिया। अब हमें इसमें देखना है, स्टमक के बाद हमारा आता है एक छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और अब हम उसमें देखते हैं कैसे कैसे किसका पाचन होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, छोटी आंत सभी मतलब एक रिलेट। सबसे पहले हमने मुख में देख लिया, मुख में चबाना बना ये सारा हो गया। फिर उसके बाद ऑसोफेगस, ग्रास नाल द्वारा भोजन हमारे स्टमक पे पहुंचा। अब स्टमक में हमें पता है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है, उसने HCl का सिक्रेशन किया और वहाँ से कुछ प्रोटीन्स भी थी। ट्रिप्सिन प्रोटीन थी और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन थी उसने प्रोटीन का कुछ पाचन किया और लाइपेज कुछ वसा का पाचन करती है, लेकिन वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे स्टमक में कौन सा प्रोटीन को पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन। और एक रेनिन भी होता है जो दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऐसे ही आप अगर क्लियर करते जाएंगे तो सारे MCQs, जो मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम, तो सारे MCQs हो जाएंगे। अगर आप बोर्ड के 10 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा जो भी लिखना है पूरी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो हमने पहले ही कहा था, जो भी पढ़े पूरा विस्तार से अच्छे से पढ़े कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हम कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे होता है। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 3, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। यहाँ से ग्रहणी, मध्यांश एंड क्षुद्रांश। देखिए, यहाँ से हमारा स्टमक था, फिर यहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू हो जाती है और ये पूरी इसी में, ये हमारी बड़ी आंत है और ये जो पूरा इसमें घुमा हुआ है ये हमारी छोटी आंत का भाग है। तो उसमें से 3 भाग होते हैं। ग्रहणी हम क्यों, देखिए ग्रहणी से ऐसे हम बोल सकते हैं कि ग्रहण करना। हमारे स्टमक से इस छोटी आंत में आने के लिए भोजन को लेना पड़ेगा ना वहाँ से, तो वो कौन ग्रहण करता है हमारा, इसीलिए इसे ग्रहणी बोला जाता है। और यहाँ पे एक जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है, जो वहाँ से हमारे खुलेगा तो हमारे स्टमक से भोजन ग्रहणी में आएगा। हमने ऊपर देखा था ऑसोफेगस से जब स्टमक में आना था तो वहाँ पे कार्डियक पाया जा रहा था, क्योंकि वो मतलब वो हार्ट के थोड़ा पास होता है ना, इसीलिए उसे कार्डियक बोल दिया जाता है। और यहाँ जो नीचे वाला भाग था उसे पाइलोरिक। हमने स्टमक के भाग भी पढ़े थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो ये हमारा है। अब देखिए, जो डियोडिनम है, सबसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो डियोडिनम में सबसे अधिक पाचन। एक हमारा MCQ बहुत बड़ा यहीं से सॉल्व हो गया। और देखिए, जब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है, पाचन अवशोषण, पता है पाचन मतलब उसको छोटे छोटे अवयव में तोड़ना, जो भी हमने भोजन किया है वो पाचन कहलाता है। और अवशोषण जो भाग हो जाते हैं उनसे फिर जो भोजन को अवशोषित करना, फिर एनर्जी लेना, वो हमारा अवशोषण कहलाता है। तो सबसे अधिक अवशोषण डियोडिनम में, जेजुनम में होता है, सबसे अधिक अवशोषण। तो यहाँ से हमारे 2 MCQ ऐसे ही क्लियर हो गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन उसमें छूट गया था, जब भी हमारा भोजन मुख में होता है, यहाँ से देख लीजिए, जब वो मुख में होता है ओरल कैविटी में, तो वहां से हमें उसे बोलस कहते हैं। और फिर जब हमारा भोजन यहाँ पे बोलस था हमारा आया था, और हमें पता है कि इसका माध्यम क्षारीय होता है। और ऑसोफेगस द्वारा जब हमारे स्टमक में आ जाता है, और स्टमक में जो सारी HCl, पेप्सिन, जो भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो स्टमक में भोजन को हम बोलते हैं
काइम, यहाँ पे चाइम या काइम बोला जाता है। तो ये भी वर्ड पूछ देता है कि मतलब हमारे अमाशय में जो भोजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है काइम। और ये काइम भोजन मान लीजिए पूरा सारी चीज़ें उसमें मिलने के बाद जो भी जूस होते हैं वो सब मिल जाते हैं, तब हम इसे काइम बोलते हैं। और ये काइम फिर उसके बाद हमारे ग्रैडी में जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था कि कैविटी में हम भोजन को जो मिल जाती है लार ग्रंथियाँ, तो उसे हम बोलस कहते हैं। और जो हमारे स्टमक में जब भोजन आता है तो वहाँ पे माध्यम यहाँ पे एसिडिक होता है और यहाँ पे हमारा बेसिक होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे डिओडिनम में पाचन कैसे होता है। देखिए डिओडिनम में ये हमारा यकृत भी साथ देता है और हमारा अग्नाशय भी देता है। अगर आपको यकृत और अग्नाशय दो हमारी ग्रंथियां हैं, हमें पता है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ग्लैंड वाले लेक्चर में हमने ये पूरा कवर किया है, तो आप जाके मतलब प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सक्सेस दृष्टि पे ग्लैंड्स, यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्टो ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, तो वहाँ पे आपको ग्लैंड के बारे में पूरी विस्तार से अगर यकृत के बारे में पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ से यकृत जो जो जूस बनाया हमने उसमें बनाया था वो जूस किसको दे देगा, यहाँ डिओडिनम में चला जाएगा। और अग्नाशय भी जो जूस बनाएगा वो इसे ही दे देगा और यहीं पे हमारी पूरी बेहतरीन तरीके से पाचन होता है। और उसके बाद ये नीचे जेजुनम में जाता है, वहाँ अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो यकृत आप देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा उसमें पढ़ा था, ये बाइल का निर्माण करता है, सारी चीज़ें जो करता है। अब यहाँ से अग्न्याशय, कुछ यहाँ से अगर हम अग्न्याशय देखें तो यहाँ पे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये 3 प्रकार के होते हैं। ट्रिप्सिन हमें पता है ये पेप्सिन जैसा ही है और ये हमारा किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। और जो हमारा लाइपेज होगा ये फैट्स का पाचन करता है। तो यहाँ से हमारा अग्न्याशय अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे पेप्सिन के पाचन के लिए कौन सा यूज होता है, तो ट्रिप्सिन। और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज का सिक्रेशन होता है। और लाइपेज, देखिए लाइपेज हर जगह, हमने गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ा था स्टमक में, और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज है हमारा पैनक्रियास से जो फैट को पाचन करने के लिए एंजाइम्स आती है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज होती है। यहाँ से कुछ डीएनए और आरएनएस भी आते हैं, यहाँ से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स वो उसका पाचन कर देते हैं, तो उसका नहीं हम मेनली यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा अग्न्याशय से आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल जो होते हैं, कौन कौन सी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आती हैं इरेप्सिन, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यहाँ से हमारी कैसे सुक्रेज आएगी, माल्टेज एंड लैक्टेज, ये सभी एंजाइम्स हैं। सुक्रोज सुक्रोज का पाचन करेगी और उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगी। और हमारा जो माल्टेज है ये माल्टोज जो हमारा होगा उसको पाचन करेगी। देखिए एज लग जाएगा तो इसका मतलब ही होता है कि उसको तोड़ना। जैसे जो भी वर्ड एज लग गया ना, तो सुक्रेज लग गया तो ये सुक्रोज को तोड़ेगी, माल्टेज लग गया तो ये माल्टेज को तोड़ेगी, और लैक्टेज लग गया तो ये लैक्टेज को तोड़ेगी, लैक्टिक तोड़ेगी। तो यहाँ से ये जो सुक्रोज होता है ये वर्क करके हमारा सुक्रोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज, या हर जगह हमारा सुक्रोज हो, यहाँ से सुक्रोज हो गया, यहाँ से माल्टेज हो गया, यहाँ से लैक्टेज हो गया, सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज। और हमारा जो माल्टेज होता है ये फ्रक्टोज में ही तोड़ता है।
और जो लैक्टेज होता है ये हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इतने में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और हमें पता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यही सब है, और इसी से अब अवशोषण होगा हमारे शरीर में और हमें एनर्जी लेने भी। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। और इरेप्सिन जो होती है ये प्रोटीन का पाचन करती है। सारा पाचन हमारा सब यहीं पे, देखिए ये भी आके यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भाग होते हैं थोड़े थोड़े छोटे भाग में, तो ये आके कुछ पाचन कर देते हैं और फिर बाकी जो बचा रहता है वो इन्हीं सबों से पाचन होकर जो हमारा प्रोटीन है वो यहाँ से पाचित होकर किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में, और यहाँ से ये सुक्रोज ग्लूकोज में बदल गया। यहीं पे एक और, यहाँ से देखिए ये हमारे इंटेस्टाइनल थे और ये हमारे अग्न्याशयी जूस थे। यहीं पे अब देखिए जो इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होती है, यहाँ से हम देख लें इंटेस्टाइनल लाइपेज, तो ये हमारे जो फैट्स होती हैं, मतलब फैट का धीरे धीरे हर जगह पाचन हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स। अब ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ से जो हमारा प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में चेंज हो गया, और जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज में चेंज हो गया, और जो हमारा फैट था वो फैटी एसिड एंड यहाँ से ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। अब यही इन्हीं चीज़ों का क्या हो जाएगा, अवशोषण शुरू हो जाएगा वो, और अवशोषण हमारा होता है जियोजिनम भाग में। तो देखिए ये सारा यहाँ से अवशोषण हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों भाग में अवशोषण की इलियम वाले भाग में होता है, यहाँ से इलियम वाले भाग में सबसे अधिक यहाँ पे अवशोषण होगा। और एक भिलाई नाम की संरचना पाई जाती है, जो वो भिलाई नाम की संरचना ही अवशोषण का हमारे पूरी क्रिया कराती है। वो अंगुली सदृश संरचना होती है और वो ऐसे धसी रहती है और वहाँ से फिर अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये हमारे प्रोटीन से मेन, ये हमारे अग्न्याशय के हो गए और ये हमारे इंटेस्टाइनल के हो गए। एक बार हम फिर से शुरू से देख लेते हैं कहाँ पे किसका पाचन हो रहा है। देखिए हमने पाचन तो देख लिया, सबका हर जगह पाचन हो गया, और हम यहाँ से छोटी आंत में पाचन होने के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में किसी का पाचन वैसे होता नहीं, बस यहाँ से जल का जो हमारे अवशोषण होता है। यहाँ से रेक्टम, कॉलम, सीकम, और सीकम वाले भाग में थोड़ा सा ये भाग होता है कि सीकम, यहाँ से ये भाग पाया जाता है सीकम, और यहीं से हमारी ये छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है, छोटी आंत प्लस बड़ी आंत। सीकम इनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। देखिए सीकम यहाँ से पहले तो इसका यूज था, क्योंकि पहले मान लीजिए हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव, तो वो ज़्यादा घास घूस मतलब ऐसे फल फूल पत्तियाँ ये सब साग सब्जी ज़्यादा खाते थे। तो हमें पता है कि पौधों में सेलुलोज पाया जाता है वहाँ से, तो वो उसकी जो भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की होती है, तो सीकम सेलुलोज का पाचन करता था। लेकिन अब ये हमारे एक अवशेषी मतलब हमारे शरीर में, मानव शरीर में अवशेषी अंग के रूप में हो गया, क्योंकि हम सेलुलोजिक उतना भोजन खाते नहीं हैं, इसीलिए ये अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। और बाकी जो जानवर है उनमें ये बहुत बड़ा भाग होता है, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो घासें खाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, तो उनमें ये बहुत बड़ा भाग होता है। और यही देखिए जब गलती से मतलब कभी कभी इसमें भोजन चला जाता है, यहाँ से एक अंगुली सदृश संरचना होती है, अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, इसमें भोजन कभी चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं जाता, वहीं पे सड़ने लगता है उसी में, तो फिर वो सूजन हो जाती है, तो ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हमें इस अपेंडिक्स को काट के निकलवा दिया जाता है, तब हो जाके, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये हमारा था सीकम का भाग। और बाकी जो रेक्टम कॉलम होता है, यहाँ पे हमारे जल का अवशोषण होता है, और ये गुदा द्वार द्वारा जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल थे वो बाहर चले जाते हैं। तो एक बार हम मुख से अवशोषण देखते हैं, तो माउथ में हमारे मेडिसिन, हम मेडिसिन खाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं तो मुख से अवशोषण हो जाता है, मेडिसिन प्लस अल्कोहल, अल्कोहल का भी हमारे अवशोषण मुख से शुरू हो जाता है।
अब देखिए ऑसोफेगस में किसी का नहीं होता। ऑसोफेगस का कार्य हमने पढ़ा था केवल कि वो मुख से हमारे अमाशय तक भोजन को ले जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं अमाशय। स्टमक, यहाँ पे भी मेडिसिन प्लस H2O और प्लस एल्कोहल का अवशोषण होता है। अब देखिए स्टमक के बाद अब ये यकृत, और यहाँ से तो कोई जाता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे जो डिओडिनम भाग होता है, यहाँ पे हमारे जो आयंस होते हैं, आयंस का अवशोषण होता है। डिओडिनम भाग में जो आयंस होते हैं उनका अवशोषण होता है। फिर उसके बाद जो हमारा इलियम भाग होता है, यहाँ पे सभी का अवशोषण होता है। जैसे सभी में हम प्रोटीन, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट और फैट, हमें पता है कि जो फैट होगा, प्रोटीन होगा, वो किस रूप में जाएगा, तो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब ये इस रूप में आ जाएगा तब हमारे प्रोटीन का अवशोषण यहाँ से अमीनो एसिड के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और फैट का हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये होता है हमारा अवशोषण यहाँ से। अब देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल हमारा वाटर का अवशोषण होता है। यहाँ से मान लीजिए जो भी ग्लूकोज हमने निकाल लिया, अमीनो एसिड निकाल लिया, फिर बाकी जो फैट था, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सब कुछ निकल जाने के बाद जो थोड़ा बहुत भाग वाटर का होता है वो हमारे बड़ी आंत द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट होता है यहाँ से वेस्ट बाहर निकल जाता है। इसे इजेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये था हमारा पूरा भोजन। हमने पहले पाचन किया, पाचन फिर देखा कि कहाँ कहाँ पे किसका किसका अवशोषण हो रहा है। तो ये था हमारे अवशोषण की पूरी क्रिया। तो ऐसे ही पूरी हमारे पाचन क्रिया होती है। यहीं पे देखिए प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज में होती है। यहीं पे मान लीजिए कुछ न्यूक्लिक एसिड आ जाती हैं, यही से हम देखें। हमें पता है ये कितने प्रकार की होती हैं, आरएनए एंड डीएनए। तो इनका जो अवशोषण ये न्यूक्लियेजेस करती हैं। न्यूक्लियेजेस जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करती है, फिर वहाँ से जो भी मतलब अब रहता है वहाँ पे पाचन शुरू हो जाता है। तो ये सारी खत्म। देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है एज जहाँ भी लगा हो वो उसका जो, मान लीजिए हमने अभी देखा कि सुक्रेज, तो सुक्रेज यानी लग गया कि वो सुक्रेज का पाचन करेगी। फिर लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करेगी, माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगी। ऐसे ही एज का मतलब ये होता है कि वो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे में तोड़ देगी, फिर उसके बाद उसका अवशोषण हो जाएगा। तो देखिए अगर हम देखें जो भी चीज़ें जिससे मिलके बनी थी, जब तक वो उसमें टूटेंगी नहीं तब तक हमारा अवशोषण नहीं होगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें पता है कि जो प्रोटीन बनता है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही बनता है। अब देखिए हम प्रोटीन, जो भी चीज़ें जिसमें प्रोटीन मिलता है, दाल वाल खाते हैं, तो अब प्रोटीन तो अवशोषण होता नहीं है। प्रोटीन का अवशोषण कब होगा, जब वो जिन छोटे छोटे अवयवों से बनी है वो उन छोटे छोटे अवयव में टूट जाए, तब हमारे अवशोषण की क्रिया होती है। यहाँ से जो हमारा अवशोषण होता है ना वो 2 प्रकार से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ से पैसिव एंड एक्टिव। हमें पता है कि माइक्रोविलाई नामक संरचना होती है। तो जब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम माइक्रोविलाई
यहाँ पे देखिए ग्लूकोज मान लिए, और ये क्लियर हो गई, और यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। मान लीजिए यहाँ से अवशोषण होना है, क्योंकि यहीं पे ये लेयर हो गई और हमें ब्लड में मिलेगा, तभी तो ये जाके फिर वहाँ से जिसको जो ज़रूरत होगी वहाँ से जाएगा। तो हम इधर जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक है और इधर कम है, तो यहाँ से जब यहाँ जाता है भोजन, तब हम इसे बोलते हैं कि ये पैसिव है। ये सांद्रता पे निर्भर करता है कि यहाँ पे ग्लूकोज की अधिक थी और यहाँ पे चला गया, तो इसे हम पैसिव बोलते हैं। अगर यही कंडीशन ये ले ली जाए कि ग्लूकोज यहाँ पे कम है और ग्लूकोज अधिक, ये दोनों यही है, लेकिन इसमें जो ये उल्टा हो जाए, यानी जहाँ पे ग्लूकोज अधिक हो, जिधर कम हो वो अधिक की ओर आने लगे, अवशोषित होने लगे, तो हम इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन पूछ दिए जाते हैं कभी, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र, यहाँ पे ख़त्म होता है पाचन तंत्र। और आपको क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट सेशन में